बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशमत अली, एमफिल फिज़िक्स, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रीमियर खान। फिज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर है 10 और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। चैप्टर नंबर 19 एफएससी फिज़िक्स सेकंड बुक। तो इस लेक्चर का नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम इससे पहले कि इसकी डिटेल में जाए तो कुछ हमें ये इल्म हो जाए कि अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है। अनसर्टेनिटी गैर यकीनी, अनसर्टेन से लफ्ज बना और उसका मतलब है गैर यकीनी। अनसर्टेनिटी गैर यकीनीपन। पहले चैप्टर में, फिजिक्स के पहले चैप्टर में एरर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो उसमें भी जिक्र किया गया अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। सपोज कर लें एक लेंथ है, तो दो पोजीशंस है, एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल। उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो चेंज आ गई। ये क्वांटिटी बहुत बड़ी, ये क्वांटिटी बहुत बड़ी, तो डेल्टा जब लग गया तो मामूली सी चेंज आ गई, डिफरेंस आ गया। और ये डिफरेंस जो है ना बेसिकली एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है। तो इसको हम कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में ये एरर या अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इसको अनसर्टेनिटी कह सकते हैं। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या और कहाँ से आया, तो बेसिकली चैप्टर के स्टार्ट से उन्हें शुरू किया था, डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। और उसमें हमने देखा कि मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी जा रही थी चंद ऐसे फिनोमेना जिनको क्लासिकल फिजिक्स से चेक किया गया, लेकिन उसका रिजल्ट खातिर खा ना आया, वो इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे थे। हम इस चैप्टर को मुकम्मल करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लाइट वेव भी और पार्टिकल प्रॉपर्टी भी रखती है। तो अब यहाँ पे ये साइंटिस्ट है वर्नर कार्ल हेसेंसबर्ग। 1927 में इसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मॉडल पेश किया, और ये मॉडल हमें ज़हन में रखना चाहिए। दो किस्म के पार्टिकल हम जिक्र करते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक, दूसरा मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक स्मॉल साइज जिनका साइज माइक्रोन में हो, और मैक्रो जिनका लार्ज साइज हो। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर ये मार्कर देखें, ये मैक्रोस्कोपिक है, हम नेक डाई से आसानी से देख सकते हैं। और अब इवन हमारी अपनी बॉडी भी मैक्रोस्कोपिक है। और सराउंडिंग में ज़मीन पर चलने फिरने वाले जिनको हम फिजिकली टच देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सब मैक्रोस्कोपिक है। तो मैक्रोस्कोपिक में वो क्या चीज़ें जिनको हम डायरेक्टली नेक डाई से नहीं देख सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम कल जिक्र कर चुके हैं, और इसके साथ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अवेलेबल है। तो ये जो फिनोमेना है बेसिकली ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ, ना कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से। तो ये फिनोमेना टोटली निग्लिजिबल है जब हम कंसिडर करते हैं मैक्रोस्कोपिक। यानी मैक्रोस्कोपिक बेसिकली है क्लासिकल फिजिक्स। अब मजीद जब इन फिनोमेनों को हम देख के बुनियाद रखने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, यानी छोटे पार्टिकल्स को। तो ये कॉन्सिक्वेंस है वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी दोनों जब हों, यानी एक पार्टिकल है तो वो वेव प्रॉपर्टी भी रखता है, और अगर कोई वेव है, लाइट है, तो वो पार्टिकल प्रॉपर्टी भी रखता है। ये उसका नतीजा है। तो ये फंडामेंटल अनसर्टेनिटी हमेशा मौजूद होती है। कोई भी आप चीज़ पैमाइश कर रहे हैं, वो किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कर रहे हैं या डायरेक्टली आप कोई फिजिकल तरीका अपना रहे हैं, तो जब उसकी पैमाइश करेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू में और जो उसकी मेजर्ड वैल्यू उसमें डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस बेसिकली अनसर्टेनिटी कहलाएगा। तो ये हमेशा इंस्ट्रूमेंट के साथ वो हो सकता है मेजरमेंट में आ जाए, इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है हमारा तरीका सही ना हो और सकता है कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो। तो उस वजह से हमेशा तो ये एक फंडामेंटल अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसके साथ मौजूद होती है।
हम यहाँ पे कहते हैं कि दो पास्टुलेट है, लेकिन इससे पहले पॉइंट है दिस अनसर्टेनिटी इज कंप्लीटली नेग्लिजिबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। मैक्रो के लिए नेग्लिजिबल है, जबकि माइक्रो के लिए बड़ा क्लियर फैक्टर है। इसके दो प्रिंसिपल कौन से हैं, दो इसके पास्टुलेट हैं, मफरूजे हैं, फर्ज किए हुए हैं। तो ये मफरूजे कैम किए गए जो पहले हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सबसे पहले अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम, दोनों के दरमियान अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है। तो पोजीशन और मोमेंटम ये दोनों पार्टिकल या वेव उसके साथ एसोसिएटेड होती है। पोजीशन से मुराद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ली जाता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर एक बॉडी मूव कर रही है या एक वेव मूव कर रही है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी किसी भी लम्हे पर, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनिशियल से फाइनल तक। दूसरा मोमेंटम, ये भी मोशन की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो मोमेंटम भी जब कोई पार्टिकल मूवमेंट में होगा, मोशन में होगा, या इसको हम कह लें कि वेव मूवमेंट में होगी, तब ये मोमेंटम होगा। तो इसका ये पास्टुलेट कैसे डिस्क्राइब किया गया, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बोथ मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी। यानी अगर हम चाहें कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन मेजर करें, तो चूंकि मुसलसल पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसकी एक्यूरेट पोजीशन मालूम करना मुमकिन नहीं है। फिर दूसरी सूरत में पोजीशन जो ना एक एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो सही मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेसी नहीं आ सकती। दूसरा मोमेंटम है, वो तो मोशन की प्रॉपर्टी है, अगर रुकेगा तो पोजीशन सही हो जाएगी, और अगर मोशन में होगा तो फिर मोमेंटम सही हो जाएगा। दोनों चीजें एट ए टाइम हम मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ। देयर इज ऑलवेज ए फंडामेंटल अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ हो तो उसके साथ ही अनसर्टेनिटी होगी। तो सपोज कर ले कि डेल्टा एक्स जो है वो है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, और डेल्टा पी इज द दैट फॉर द मोमेंटम उसके लिए। तो देन इन दोनों की एक और डेफिनेशन भी है, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ पोजीशन डेल्टा एक्स एंड मोमेंटम डेल्टा पी एट द सेम टाइम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, तकरीबन प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, एक्स इज ए पोजीशन, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, मोमेंटम भी वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो इनके दरम्यान में आएगा डॉट प्रोडक्ट। हम क्रॉस अगर वेक्टर में लिखेंगे, क्रॉस नहीं लगाएंगे, ये टेक्निकल चीज है। अगर वेक्टर नहीं लगा रहे तो फिर आप इस पे आप कोई भी साइन लगा सकते हो, क्रॉस या डॉट। तो इक्वल टू एच, एच जो है ना वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये है वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन के लिए हमें इसके साथ भी एक्स ऐड करनी चाहिए, लेकिन ये अलोंग एक्स एक्सिस है। इसी तरह वाई में हो सकता है डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी एक्स पी वाई, इस तरह जी में भी वही कुछ होगा। तो इन 3D में अगर लिखेंगे तो आर जो है ना वो 3D में पोजीशन वेक्टर होगा, और मोमेंटम इस तरह इसका वो भी इसी फॉर्म में आएगा। ये इसका है पास्टुलेट। इस पास्टुलेट के हवाले से हम इसको कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सपोज कर ले एक टेनिस बॉल है या एक क्रिकेट बॉल है, वो एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, अलोंग किसी भी डायरेक्शन में ले लें, अलोंग एक्स एक्सिस ले लें, वाई एक्सिस ले लें, या जनरल किसी भी डायरेक्शन में ले लें। और इधर से आ रही है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, फोटॉन्स आ रहे हैं, लाइट है, जिस तरह ये एक बल्ब है उसमें से लाइट फोटॉन्स आ रहे हैं। तो अगर ये इतने सारे पार्टिकल्स हों और ये टेनिस बॉल मौजूद हो, रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो ये यकीनन सारे पार्टिकल मिलके भी इसके पाथ को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और इधर माइक्रोस्कोपिक है। लेकिन वही अगर एक फोटॉन आ जाए और इधर एक इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, ये भी इसका साइज। तो जब ये रेस्ट में या मोशन में हो, जब ये फोटॉन उससे टकराएगा तो उसके पाथ में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगी, मोमेंटम में चेंज आ जाएगी, पोजीशन में चेंज आ जाएगी। तो ये हम माइक्रोस्कोपिक के लिहाज से देखते हैं। कंसिडर ए स्ट्रीम ऑफ लाइट फोटॉन्स स्कैटरिंग फ्रॉम ए फ्लाइंग टेनिस बॉल हार्डली इफेक्ट द पाथ ऑफ द टेनिस बॉल, उसका पाथ चेंज नहीं कर सकेगा, ये माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है। बट वन फोटॉन स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रॉन ड्रास्टिकली चेंजेस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी मोशन चेंज हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये मोमेंट फोटॉन है, हम ये जानते हैं फोटॉन का मैस नहीं होता, यानी रेस्ट मैस नहीं होता, तो उसके सिर्फ जस्ट एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है। जब वो किसी से टकराएगा अपनी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा।
एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करने के बाद अगर टोटली कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचना। तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन है, उसको एनर्जी और मोमेंटम मिला तो वो कहाँ गया, वो यकीनन उसको तलाश करना, उसकी पोजीशन मालूम करना, उसकी अनसर्टेनिटी मालूम करना, मोमेंटम मालूम करना, ये मैक्रोस्कोपिक में एग्जिस्ट ऐसा नहीं करता। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल प्रॉपर्टीज हैं। एक वेव प्रॉपर्टी है, यानी जब वो मोशन में है तो वेव की फॉर्म में होता है, और जब वो रेस्ट में है, जब टकराता है तो फिर वो पार्टिकल की शेप में होता है। मूविंग पार्टिकल शोज वेव प्रॉपर्टीज टू द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव द अनसर्टेनिटी आफ्टर कोलिजन, उसकी अनसर्टेनिटी होगी टू मिनिमाइज द डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स। अब डिफ्रैक्शन वाला इफेक्ट कैसे आ गया कि लाइट ट्रेवल करके आ रही, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती तो वहाँ पे लाइट की बैंडिंग होती है, दैट्स द डिफ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 10। तो क्योंकि ये वेव प्रॉपर्टी भी रखता है, पार्टिकल प्रॉपर्टी भी रखता है, तो अगर सपोज कर लें इसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो या कम हो तो उसके डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स पे बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि लाइट शॉर्टर वेवलेंथ को हम कंसिडर करते हैं। इफेक्ट्स द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज यूज्ड, दिस चेंजेस द मोमेंटम, मेजरमेंट लेस प्रिसाइज, उसकी चेंज जो आएंगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी दो टर्म्स हैं जो हम चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। एक्यूरेसी है कि कोई रिजल्ट जो है हमारा वो एक्चुअल वैल्यू के साथ कितना मैच करता है, और प्रिसीजन है कि जो रिजल्ट्स हम ले रहे हैं, नंबर ऑफ सेट ऑफ रिजल्ट्स जो ले रहे हैं वो आपस में कितना मैच करते हैं, एक्चुअल से मिले या ना मिले, तो प्रिसीजन कम हो जाएगी। तो इस तरह अगर हम सपोज कर लें तो इसकी पोजीशन मालूम करनी हो, ये तो गायब हो गया, ये कहाँ पे लाई करेगा, तो जितनी इसको एनर्जी और मोमेंटम मिल रहा है उसके रेंज में इसने मिलना है। तो ये हम मालूम कर सकते हैं इसे। सपोज कर लें लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट फोटोन स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन, वो इसकी वेवलेंथ होगी, माइक्रो पार्टिकल है, मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल में ले लें, इस तरफ आ रहा है या इस तरफ आ रहा है, कहीं भी ये कोलिजन हो सकते हैं। तो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी, पोजीशन में जो होगी, वो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू तकरीबन लैम्डा के बराबर, यानी जितनी उसकी वेवलेंथ है उसकी रेंज के अंदर कहीं पाया जाएगा। ये ऐसे वेवलेंथ है तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कहीं पाया जाएगा। तो अब द फोटोन ट्रांसफर इट्स मोमेंटम टू द इलेक्ट्रॉन, तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। किसका? फोटोन का मोमेंटम उसको इलेक्ट्रॉन को मिल गया, वो भी चेंज होगा। तो अगर ये ट्रांसफर करता है तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, ये हमने रिलेशन पहले पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। तो अब अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होगा, एग्जैक्ट नहीं है उसके बराबर। तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें। ये यहाँ पे मैंने क्रॉस पुट किया क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर पे क्रॉस लगा दें, डॉट लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये वेवलेंथ इधर से और h बाई लैम्डा इधर से, लैम्डा इसमें से कैंसिल, तो रिलेशन बन गया डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हम ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये अलोंग एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम भी अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स और एच, इनके ऊपर दोनों के ऊपर वेक्टर लगाना, यहाँ पे एच पे वेक्टर नहीं लगाना, यूँ कि ये कांस्टेंट है। इस तरह अगर 3D में लेंगे तो डायरेक्टली इस लेवल तक है। अच्छा, अब ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस अनसर्टेनिटी के लिए। हम जब जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे तो तब मोमेंटम और पोजीशन को अच्छे खासे, क्योंकि ये तो बुनियाद है ना मॉडर्न फिजिक्स की। तो क्वांटम फिजिक्स अलहदा से एक सब्जेक्ट है, एमएससी में वो 100 नंबर का एक पेपर होता है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स अब तो बहुत सारे सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है, बायोलॉजी में वो इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री में वो इन्वॉल्व है, फिजिक्स में वो इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स में वो इन्वॉल्व है। इवन जो हमारे पास लिटरेरियन सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी क्वांटम का इस्तेमाल हो रहा है आज की मॉडर्न की दौर की फिजिक्स की, वो उसके हवाले से। अच्छा, एक तो प्रिंसिपल हो गया पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, कि एट ए टाइम सेम टाइम मेजर नहीं कर सकते। एक चीज़ मेजर करते हैं तो दूसरी अनसर्टेन हो जाती है। यानी अगर पोजीशन है तो इनिशियल से चला यहाँ तक आया तो पोजीशन सही मेजर होगी, लेकिन मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम मोशन वाली कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह अगर हम मोमेंटम सही मेजर करते हैं मोशन में तो पोजीशन में चेंज आ गई, तो दोनों का एट द सेम टाइम मेजर करना मुश्किल है। इसी तरह अगर एक पार्टिकल है उसकी एनर्जी और टाइम ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर टाइम को आप मेजर करते हो, टाइम भी आप समझ लें कि मुसलसल चल रहा है, ये रुकने वाला क्लॉक नहीं है। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ले लें, तो जब वो मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, टाइम नहीं मेजर कर पाओगे, टाइम रोकोगे तो फिर एनर्जी नहीं मेजर कर पाओगे।
द प्रोडक्ट ऑफ, ये शॉर्ट डेफिनेशन उसके हवाले से हमने बयान की है। द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड द अनसर्टेनिटी इन द टाइम फॉर विच द पार्टिकल हैज दैट एनर्जी, यानी ये टाइम कौन सा जिस दौरान उसकी इतनी एनर्जी थी। अगर एनर्जी चेंज हो रही तो फिर उसके लिए वो टाइम और, तो मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी। यहाँ पे आप वेक्टर नहीं लगा सकोगे क्योंकि एनर्जी भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो यहाँ पे उसमें वेक्टर लगा सकते हो, उसमें डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हो, तो ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस तरह अल्टरनेटिवली एक और इसका एस्पेक्ट दिया गया, एक लिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट का मुतबादल है एच कट, बोलते हैं इसको एच कट। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट ही है, तो ये क्वांटम फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला, और इसका ताल्लुक क्या है h/2 पाई, और h की जो वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻34 जॉल सेकंड। तो ये फैक्टर इस पर डिवाइड करोगे ये वैल्यू आ जाएगी, यूनिट वही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क आ गया। तो ये फार्मूला आपके लिए, ये वैल्यू जो है ना आपके लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत अहम है, ये रिलेशन। अब इस हवाले से क्या है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इस प्लस एच कट के हिसाब से, इस डेल्टा एनर्जी भी इसके लिहाज से, क्योंकि अब सारे कंसेप्ट डेवलप हो गए, तो इस लिहाज से ये आखिरी आर्टिकल था जिसके बाद मॉडर्न जो क्वांटम फिजिक्स है उसकी बुनियाद रखी गई। और इसी बुनियाद पर इस आर्टिकल के, हालांकि ये थ्योरेटिकल आर्टिकल है, इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एज सच नहीं है, तो इसकी ये जो कैलकुलेशन की गई इस लिहाज से उन्होंने किया कैलकुलेशन, तो इसको दिया गया नोबेल प्राइज 1932 में। इसने ये मॉडल पेश कब किया था, 1927 में। तकरीबन 5 साल बाद उसकी सर्विसेज को रिकग्नाइज किया गया और उसको नोबेल प्राइज दिया गया। तो अब आप समझ लें कि मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रख दी गई है। ये वो आर्टिकल थे, वो फिनोमेना थे जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली दोनों को लिहाज से डिस्कस किया, और फाइनली हमने इस नतीजे पे पहुंचे कि मॉडर्न फिजिक्स होनी चाहिए। आज का लेक्चर और ये चैप्टर इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।